ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन। तो हम रोलिंग मोशन के बारे में ही आगे बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ठीक है, यहां पे हम वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी। एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन होता और ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है और इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहां पे एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, मास m और रेडियस r का, और ये जो हाइट है वो हाइट h है और इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल थीटा है और ये जो सरफेस है ये सरफेस हमारी कैसी है, रफ है। ठीक है, और म्यू जो है, म्यू इज इनफ फॉर रोलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हुआ क्या, हमने t इक्वल टू 0 से इस सॉलिड स्फीयर को रेस्ट से छोड़ा। ठीक है, और म्यू इज इनफ फॉर रोलिंग, तो होगा क्या, ये सॉलिड स्फीयर जो है वो रोल करते हुए नीचे आएगा। तो सॉलिड स्फीयर हमारा रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए, बोले तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आपसे बेसिक चीजें पूछ सकते हैं। पहला हम पूछ सकते हैं कि ये बताओ ये ए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कितने एक्सेलरेशन से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रहा होगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ में हम यही पूछ सकते हैं कि वो अल्फा कितना होगा जिस अल्फा से ये सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग। आपने बोला है कि आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो म्यू मिनिमम कितना रिक्वायर्ड था आपको, वो पूछ सकते हैं, या फ्रिक्शन रिक्वायर्ड पूछ सकते हैं, बात तो सेम ही है। और उसके अलावा यहां पे एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं टाइम टेकन टू रीच बॉटम। ये जो इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे पार्टिकल पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, तो कितना टाइम लगा। और ये भी पूछ सकते हैं स्पीड एट बॉटम, या स्पीड विथ विच पार्टिकल रीचेस बॉटम। ठीक है, पार्टिकल जब बॉटम पे आया तो उसके पास कितनी स्पीड है, ये हमने 4-5 सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है ये तो आई थिंक तुमको तुम्हारे लिए काफी सिंपल सी कहानी है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में हमने इन सब टर्म्स के बारे में ही बात की थी। तो हम करते क्या है, जब भी हम रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं हम एफबीडी बनाएंगे और मोशन की पहले मोशन को समझेंगे, देन मोशन की स्टडी करेंगे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होगा क्या, इसके पास अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा इस तरफ लगेगा mg sin थीटा, इस तरफ लग जाएगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या रोल है अभी समझेंगे, फ्रिक्शन कहाँ आएगा, ऊपर की नीचे। अभी हमने सिर्फ mg और नॉर्मल फोर्स बना लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन में मूव कर नहीं रहा है, तो n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो mg sin थीटा है ये पार्टिकल को ट्रांसलेट करते हुए नीचे की तरफ लेके आएगा, तो पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा ड्यू टू mg sin थीटा। अब होगा क्या, इस पार्टिकल के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से प्लस हो क्या रहा है, प्लस हमारा पार्टिकल जो है रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने बोला कि पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो रोलिंग मोशन में क्या होता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो जो नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसे देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट के पास नीचे की तरफ होगा ACM। ठीक है, और पीछे की तरफ अल्फा आर आना चाहिए, तभी जाके तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि जिसके साथ कांटेक्ट में है उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो सॉलिड स्फीयर के वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, रोलिंग मोशन की कंडीशन है। तो यहां पे अल्फा आर पीछे की तरफ आना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली ऐसे रोटेट करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आती सबको, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना चाहिए, और अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर केस में अलग कलर का चौक यूज कर लेते हैं पहले, अगर मैं यहां पे सेंटर के और टॉर्क लूं तो क्या mg sin थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल का टॉर्क 0 हो गया है, लेकिन बॉडी फ्री भी रोटेट कर रही है, तो कंफर्म है
कि जो रोटेशनल मोशन आया होगा वो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आया होगा, और हमारा रोटेशनल मोशन चाहिए किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, मतलब जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ आना चाहिए। ये चीज समझ में आई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकाली, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ आएगा, तो हमें यहाँ पे एफबीडी समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि पार्टिकल ए नॉट से नीचे आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए नीचे आ रहा है। तो अब क्या करना है, मोशन समझ में आ गया, कंडीशन लिख लो। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं कंडीशन ट्रांसलेटरी मोशन की। तो ट्रांसलेटरी मोशन की क्या कंडीशन है, वो आ रही है mg sin थीटा माइनस एफ, इसकी वैल्यू m ए नॉट। ए नॉट मैंने मान लिया है ए सेंटर ऑफ मास को, और यहां पे रोलिंग की कंडीशन तो लगी रही है कि ए नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये तो कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन हो गई। देन ये ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन हो गई, और क्या है, और तुम्हें समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू mg cos थीटा है, वो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू mg cos थीटा है, ठीक है। और हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे टॉर्क की, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, और जो भी टॉर्क आएगा फ्रिक्शन की वजह से आएगा, तो वो आ जाएगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई। तो सेंटर के अबाउट आई कितना होता है, 2y5 mr² इंटू अल्फा, आर से आर कैंसिल, ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू 2y5 m, अल्फा आर को ए नॉट लिख दूं मैं। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का सम कर दो, तो ये लिखा हुआ है mg sin थीटा, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m ए नॉट प्लस 2y5 m ए नॉट, बोले तो m m m कैंसिल, ए नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी g sin थीटा 2y5 प्लस 1, यही बनेगा। तो ये कितना हो गया है, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/5, तो 5g sin थीटा डिवाइड बाय 7, ये आपको ए नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने ए नॉट निकाल लिया। सिमिलरली आप अल्फा भी निकाल सकते हो, अल्फा क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है, अल्फा क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो ए नॉट है, ये तुम इतना लंबा ना लिख के तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो ए नॉट है, क्या ये यही लिखा हुआ है नेट फोर्स कितना है। जैसे इंक्लाइन प्लेन होता है, अगर पार्टिकल से ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। यहां पे भी वैसी कंडीशन लिख सकते हो, टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स है नीचे की तरफ mg sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास क्या है, इसका मास प्लस I बाय आर स्क्वायर, और ध्यान से देखो mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस I बाय आर स्क्वायर, 2/5 mr² डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 2/5 m हो गया, वो m से m कैंसिल हो गया, तो यही लिखा हुआ है जिस फॉर्मूले से आ रहा है। तो शायद तो मैं चीज समझ में आ रही है कि यहां पे हम इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इतना लंबा सॉल्व ना करना चाहें तो, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये फॉर्मूला इन इक्वेशन से आया है, ये दो इक्वेशंस लिखी होंगी, ये 2/5 mr² की जगह मैं I लिख दूं और फिर उसको सॉल्व करो, तो यही ए नॉट की वैल्यू आती है। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि ए नॉट कैसे निकालना है। अब ए नॉट पता है तो अल्फा भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे अल्फा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए नॉट बाय आर, ठीक है। बोले तो 5g sin थीटा डिवाइड बाय 7r, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा गया है, और तुमसे पूछा गया है म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग। तो क्या करो, आप एफ की वैल्यू निकाल लो, और एफ की वैल्यू कितनी है, तो इक्वेशन नंबर कौन सी यूज कर ले हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से जो एफ है वो है हमारा 2/5 m ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू छाप दो, ये आ जाएगा 2/5 m, ए नॉट कितना है, ए नॉट है 5g sin थीटा डिवाइड बाय 7, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 2mg sin थीटा डिवाइड बाय 7, ये आपका फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। आपको पता है फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है, तो फ्रिक्शन जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, बोले तो
2mg sin theta डिवाइड बाय 7, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, क्या आ गया है, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 7। तो म्यू मिनिमम कितना आ जाएगा, म्यू मिनिमम इस केस में आ जाएगा 2/7 tan थीटा। कोई इशू नहीं है, सिंपल कहानी थी, अच्छे समझ में आ रही है हमको। अब टाइम टेकन टू रीच बॉटम एंड स्पीड एट बॉटम वो कैसे निकालेंगे। तो देखो पार्टिकल कितने टाइम में यहां पे आएगा नीचे, तो क्या मैं इस सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेटिव मोशन की बात कर लूं, जितने टाइम में क्या होगा, ये यहां पे जैसे पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारा ट्रांसलेट करते हुए नीचे आ रहा है, तो क्यों ना मैं ये देख लूं कि सेंटर ऑफ मास को नीचे आने में कितना टाइम लगा, उतना ही इस पूरी बॉडी को नीचे आने में टाइम लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो हमारा कैसा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। और प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो है 5g sin थीटा बाय 7। बोले तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ऐसा नहीं है वेरिएबल है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उसके लिए, तो डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये जो डिस्टेंस है, इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है, अगर मैं इसको एल बोल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है एल इज इक्वल्स टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो यहां से टी की जो वैल्यू है वो आ गई है 2l बाय ए नॉट की पावर 1/2। शायद ये देख के तुम्हें फील आ रही होगी कि ऐसे ही तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते थे एनएलएम में, ये वही चीज है, ठीक है। √2h/g वाली फॉर्म लिखी हुई है, वैसे ही कुछ कुछ, तो ये टाइम लगेगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये है 2, एल की वैल्यू कितनी है, तो आपको h गिवन है, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल का साइन थीटा h है, तो यहां से एल क्या हो जाएगा, h बाय साइन थीटा। और देन हमें क्या लिखना है, ए नॉट की वैल्यू लिखनी है, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 5g साइन थीटा, 5g साइन थीटा डिवाइड बाय 7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से टाइम तुम्हें कितना मिल जाएगा, किधर लिखूं मैं, इधर लिख दूं, तो यहां से जो टाइम तुम्हें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2h, और 7 को ऊपर भेज दो, तो यह आ जाएगा 14h डिवाइडेड बाय 5g साइन स्क्वायर थीटा। इतना टाइम इस पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, चले यहां पे, ठीक है। चलो देन हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कि पार्टिकल जब नीचे पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि पार्टिकल जब नीचे पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर लो, यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज कर लो सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। u आपका 0 है, तो v सेंटर ऑफ मास उस इंस्टेंट पे कितना आ जाएगा, a हमारा कितना था, a हमारा है 5g साइन थीटा बाय 7 इंटू टाइम कितना लगा, टाइम जो लगा हुआ है 14h डिवाइड बाय 5g साइन स्क्वायर थीटा। एक तो आप ये लगा सकते हो, कितना आंसर आ रहा है आंसर निकाल के देख लो, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा 5g अंदर जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा 5g साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा इंटू 14h डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, यही बनेगा। ये 5g का स्क्वायर जाएगा, एक 5g कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 14h डिवाइड बाय ये 7 स्क्वायर जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2। तो फाइनली जो आंसर तुम्हारा आ गया है वो आ गया है 10gh डिवाइड बाय 7 इसकी पावर 1/2। इतनी पार्टिकल के पास जब पार्टिकल बॉटम पे पहुंचेगा इतनी स्पीड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा भी निकाल सकते हैं हम लोग, उस इंस्टेंट पे ओमेगा कितना होगा, तो पार्टिकल प्योर मोशन परफॉर्म करते हुए जा रहा है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर के हिसाब से अगर आपको ओमेगा निकालना है तो v डैश इक्वल्स टू ओमेगा डैश इंटू आर, तो ओमेगा डैश जो है वो आ जाएगा v डैश बाय आर, ठीक है। बोले तो 10gh बाय 7r स्क्वायर। तो ये तो सिंपल तरीका था जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक और तरीका है चीजों सॉल्व करने का,
वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, कि या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो या फिर आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो, आप यहां पे यूज कर सकते हो लॉस इक्वल्स टू गेन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू गेन यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है। और जब मैं लॉस इक्वल्स टू गेन यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं मेथड नंबर 2। तो यहां पे ये चीज समझना कि किस किस एनर्जी में लॉस हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, ये लॉस इक्वल्स टू गेन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहां पे तुम्हें ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ जितने भी फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का तो वर्क डन कुछ है ही नहीं। देन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फ्रिक्शन की। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा इस केस में? क्या इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 आता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा है हमारा, स्टैटिक है। रोलिंग मोशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो याद रखना यहाँ पे ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो 0 है। तो यहां आपको फ्रिक्शन की टेंशन लेनी ही नहीं है इस केस में। तो लॉस इक्वल्स टू गेन की बात करते हैं तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? mgh। और जो भी लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चला गया है। और पार्टिकल के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, एक है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो आ जाएगा हाफ mv' प्लस हाफ i ओमेगा' और आपको पता है उस इंस्टेंट पे v' इज इक्वल टू ओमेगा' इंटू r तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका mgh इज इक्वल टू हाफ m v' प्लस हाफ 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v'² m कैंसिल हो गया, ठीक है। r² कैंसिल हो गया और यहां से ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है gh, इसकी वैल्यू v'²/2 प्लस इधर कितना लिखा हुआ है v'²/2। इधर कितना हो जाएगा? इधर है तुम्हारा v'²/5। कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहां से जो एक्सप्रेशन बन गया है आपका वो बन जाएगा gh, इसकी वैल्यू 7v'² 10। तो v' की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 10gh/7 इसकी पावर 1/2। क्या सेम आंसर आया है? बिल्कुल सेम आंसर आया, आना भी चाहिए। चाहे आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करो, v = u + at, जिसको अपन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, चाहे आप वर्क एनर्जी से सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है, और लॉस इक्वल्स टू गेन लगाओ या फिर आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, हर एक केस में आंसर सेम ही आना चाहिए। फर्क थोड़ा पड़ता है आपने मेथड का यूज किया है। मेथड तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप जो यूज करना चाहो वो यूज कर लो, ठीक है। पर्सनली मैं इसे सजेस्ट करूंगा कि ये वाला मेथड यूज करो। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा होता, ये पूरा क्वेश्चन दिया होता और आपसे A0 अल्फा इन सब के बारे में नहीं पूछा होता, बस आपसे ये पूछा होता कि इस पार्टिकल को रेस्ट से यहाँ पे छोड़ा, पार्टिकल नीचे आया तो बॉटम पे आएगा तो किसकी स्पीड होगी, तो अब आप v = u + at नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि v = u + at लगाने में आपको a चाहिए और t चाहिए, मेहनत ज्यादा लग जाएगी। इजी तरीका ये पड़ेगा, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। mgh = टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो, काफी अच्छी बात है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, ये सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल करवाया था, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, मास m रेडियस r का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये डिस्क है मास m रेडियस r की, और ये जो हाइट है वो हाइट इसकी रेडियस के कंपेयर में काफी ज्यादा है। मतलब आप जो टोटल लॉस लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी में वो mgh ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि कायदे से होना क्या चाहिए, mgh - r होना चाहिए, लेकिन h बहुत बड़ा है तो r को निगलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली ये। तो लॉस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में mgh लिखना। तो बेसिकली बोला गया कि जब t = 0 रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो इसके पास कितनी स्पीड होगी। थर्ड क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास बॉडी है ये है हॉलो स्फीयर, ठीक है, मास m और रेडियस r। अब ये जो हॉलो स्फीयर है इसके पास इनिशियली वेलोसिटी v0 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये स्टार्टिंग से ही रोलिंग कर रहा है, ठीक है।
अब क्या होगा, ये आगे जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन है, तो होगा क्या, ये जैसे से आगे जाएगा स्प्रिंग को आगे कंप्रेस करेगा, और बोला गया है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचना जरा यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन का क्या रोल होगा, ठीक है, क्या पार्टिकल एंड तक रोलिंग मोशन करते हुए जाएगा या बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो सब सोचना, तब उसको सॉल्व करना मजा आएगा। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने टाइम मिलेगा 10 से 15 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए नॉट निकालना। तो ए नॉट बहुत सिंपल सी कहानी है, आप पहले तो क्या करो, यहाँ पे एफबीडी बना लो। तो एफबीडी बनाओगे तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, ये आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, और ये आ जाएगा ए नॉट, और ये ऐसे अल्फा से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे ए नॉट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, जो ए नॉट है वो आ जाएगा आपका mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस i 2/5 mr स्क्वायर i बाय r स्क्वायर, यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ गया है, अच्छा 2/5 नहीं 2/3 होगा, क्योंकि हॉलो है इस बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 3g sin थीटा बाय 5। ये आपका आ जाएगा ए नॉट, इसको r से डिवाइड करोगे अल्फा मिल जाएगा। f की बात करें तो f कैसे निकालोगे, तो आपको पता है इस पर्टिकुलर केस में, अगर c वाला पार्ट की बात करूं तो नेट टॉर्क जो है वो आ जाएगा f इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू आई 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से f की जो वैल्यू है वो है 2/3 m ए नॉट, बोले तो 2/3 m ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 3g sin थीटा डिवाइड बाय 5, 3 से 3 कैंसिल, फ्रिक्शन कितना आ गया है, फ्रिक्शन जो आ गया है वो आपका आ गया है 2mg sin थीटा डिवाइड बाय 5, ये आपका फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, वो कैसे निकालोगे, तो टाइम टेकन कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आपको बस एक्सप्रेशन चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा काम, और स्पीड निकालनी है नीचे, ठीक है। तो टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं तो टाइम टेकन कैसे निकालोगे, टाइम टेकन जो है वो आपको पता है, वो होता है √2l बाय ए नॉट, एल की वैल्यू कितनी है h बाय साइन थीटा, तो ट्वाइस ऑफ h बाय साइन थीटा डिवाइड बाय ए नॉट, ए नॉट कितना है, ये है 3g sin थीटा डिवाइड बाय 5, ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा कितना 10h डिवाइडेड बाय 3g sin स्क्वायर थीटा। इतना टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा, कोई इशू नहीं है इस चीज में। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया कि पार्टिकल जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास कितनी स्पीड होगी v डैश, उसके बारे में बात करनी है। तो लॉस इक्वल्स टू गेन की बात कर लूं, ठीक है, लॉस इक्वल्स टू गेन के टर्म में ही बात करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ आप चाहो तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी भी यूज कर सकते हो, तो मैं लॉस इक्वल्स टू गेन के टर्म में बात कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है लॉस इक्वल्स टू गेन, तो किस में लॉस हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है mgh, और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में चली गई है, तो वो आ जाएगा हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा v बाय r का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा हुआ है mgh, इसकी वैल्यू हाफ mv नॉट स्क्वायर, ये है हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस 1/3 mv नॉट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 mv नॉट स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/3 5/6 हो गया, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, तो v नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5gh/6 इसकी पावर 1/2। इतनी पार्टिकल के पास स्पीड होगी जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल था नहीं, सिंपल सी कहानी थी, हमें समझ में भी आ गया, हमने सॉल्व भी कर ली इजली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में
यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्क है मास m रेडियस r की, और उसको इनिशियली रेस से छोड़ा गया है। अब क्या होगा, ये जैसे ही वो यहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, तो हम यहां पे लॉस इक्वल्स टू गेन फिर से यूज करेंगे। और याद रखना, हम यहां पे ये लॉस इक्वल्स टू गेन या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, और प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 आता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है। यही इस केस में है, यही इस केस में। फ्रिक्शन का कोई यहां पे खास रोल है नहीं, खास रोल नहीं है। मैं किस सेंस में बोल रहा हूं, वर्क डन की फॉर्म में बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो इसलिए हमें उसकी फिक्र करनी नहीं है। ये जी समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ऐसा होता कि कुछ सरफेस होती स्मूथ, कुछ होती रफ, तो आपको फ्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी यहां पे क्या हुआ, लॉस इक्वल्स टू गेन खेल लेते हैं। तो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में mgh, गेन कहां हुआ, गेन हुआ इसकी काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv0² प्लस हाफ आई कितना है, डिस्क है, तो ये आ जाएगा हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v/r का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, r स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है mgh 1/2 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा mv0²। m से m कैंसिल, v0 की जो वैल्यू है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी वो आ जाएगी 4gh/3 इसकी पावर 1/2। कोई समस्या नहीं है, काफी सिंपल सवाल था। ठीक है, अगर इस केस में ये होता कि यहाँ पे जो हाइट h है और r कंपेरेबल होते तो ये mg h माइनस r आता फिर उस केस में। ठीक है, जितना भी हाइट है इफेक्टिव हाइट लेते फिर हम उस केस में। लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चीज समझो कि पार्टिकल आगे जा रहा है और आगे चल के स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। तो ये चीज समझना कि जब उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ होगा, ये तुम्हारी स्प्रिंग है और मान लेते हैं कुछ अभी कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग में, कुछ कंप्रेशन मान लेते हैं। तो यहां पे जो स्फीयर है इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही वो स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होके v डैश हो गई तो ध्यान रखना ये जो ओमेगा है वो भी आपका चेंज होके ओमेगा डैश हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। अब हमें देखना है कि रोटेशनल मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो रोटेशनल मोशन में अगर आप बात करोगे तो हमने बोला है कि पार्टिकल जो है वो प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है हमेशा ही। ठीक है, अगर पार्टिकल हमेशा ही प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, म्यू हमारे पास सफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा रिलेशन फॉलो होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज समझो, हमने बोला v इक्वल टू ओमेगा रिलेशन फॉलो होना चाहिए किसी भी टाइम t पे। तो किसी भी टाइम t का v इक्वल टू उस टाइम का ओमेगा इंटू r, ये हमेशा फॉलो होना चाहिए, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो यहां पे तुमने बोला कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से v हमारा कम हो गया है, तो अगर LHS कम हो गया है तो RHS को भी तो कम होना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो? तो बेसिकली यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। और ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि यहां पे आपका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस हो रहा है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कम हो रही है। तो जब मैं मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करूंगा तो क्या मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, क्या मैं ये बोल दूं कि वहां पे फाइनली पार्टिकल जो है हमारा वो रुक जाएगा, इसके पास वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और इसका ओमेगा भी 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, पूरी की पूरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लॉस हो जाएगी। सोच के देखो, अगर पार्टिकल के पास v0 0 नहीं हुआ तो पार्टिकल फर्दर घुसेगा उसके अंदर, लेकिन हम तो कह रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसका मतलब जितना उसको कंप्रेस करना था कर चुका है। सॉरी, तो उस केस में v 0 हो गया, और v 0 हो गया तो इस रिलेशन के हिसाब से ओमेगा भी 0 हो गया। तो यहां पे
आप लॉस इक्वल टू गेन ही खेलोगे। और लॉस इक्वल टू गेन में ध्यान रखना कि यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी भी खत्म हो गई, और हाफ आई कितना है, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो वो आ जाएगा वी नॉट बाय आर का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, स्प्रिंग के पास चली जाएगी क्योंकि एनर्जी खाने वाला फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन तो हमारे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करता है क्योंकि रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये कितना हो गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 प्लस 1/3, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 5/6 एम वी नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 5m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 3k इसकी पावर 1/2। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, 5m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 3k। ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इस केस में। तो आई होप ये आप समझ पा रहे हो कि अगर हम बोल रहे हैं पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है और म्यू सफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू ओमेगा जो कंडीशन है वो हमेशा ही फॉलो होगी। ये जी समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है चलो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, चलो देखते हैं। ओके, सामने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये डिस्क है मास एम रेडियस आर की, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी गई है और इनिशियल इसके पास ओमेगा है। तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, वी इक्वल टू ओमेगा कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ये बताओ ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, या ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन कितना है, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। 2 केस दी गिवन है, एक केस ये है कि यहाँ जो म्यू है अगर वो म्यू सफिशिएंट होता फॉर रोलिंग तो बताओ कितना जाता, और एक केस है कि अगर यहाँ म्यू 0 होता, पार्टिकल के पास इस पर्टिकुलर सरफेस से फ्रिक्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो उस केस में कितनी हाइट तक जाता, ये आपसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है मास एम रेडियस आर की, और ये हमारे पास एक आर्क गिवन है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री पे और रेडियस आर है। तो बोला गया है यहाँ पे इस पॉइंट P पे क्या वेलोसिटी है, और यहाँ पे इस पॉइंट P पे नॉर्मल फोर्स कितना आएगा। और ध्यान रखना इस पर्टिकुलर केस में, अच्छा इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है ना, रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इस पर्टिकुलर केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों कंपेरेबल है, इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, ये स्मॉल आर को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको हमने 8 आर की हाइट से छोड़ा है, ये नीचे आया, उसको एक कर्व पाथ मिला, सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो। तो बोला गया जब वो पॉइंट P पे पहुंचता है जो कि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, कितना नॉर्मल फोर्स है। और यहाँ पे ये जो सॉलिड स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, वो इस कैपिटल आर के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो निग्लेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा फिर से 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो देखते हैं। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर म्यू सफिशिएंट होता रोलिंग के लिए, तो दोनों समझो दोनों केस में क्या होगा। देखो अगर म्यू सफिशिएंट है रोलिंग के लिए, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, और पार्टिकल ऊपर जाएगा तो आपको शायद देख के समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटी जो है वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगी। देख के समझ में आ रहा होगा एफबीडी से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एफबीडी बना लो किसी भी पॉइंट P पे, यहाँ पे मैंने एफबीडी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये लग रहा होगा mg sin थीटा, ये लग रहा होगा mg cos थीटा, ये लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर जाने पे कम हो रही है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ऊपर जाने पे कम हो रही है, तो कंफर्म है कि जो ओमेगा है वो भी कम होगा, और ओमेगा कम होगा तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं टॉर्क लूं तो वो टॉर्क उल्टा आना चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आएगा। ये जी समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, ठीक है, कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उस केस में v डैश हमारा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो v डैश हमारा कम होगा, और v डैश कम होगा तो अगर पार्टिकल प्योर रोलिंग करते हुए ऊपर जा रहा है तो v डैश इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अगर v डैश कम हो गया तो ओमेगा भी कम होना चाहिए, और ओमेगा कम होने के लिए टॉर्क जो है वो ओमेगा की अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ओमेगा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन करते हुए जा रहा है, तो नीचे की तरफ मोशन करते हुए आ रहा है तो वो केस हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, सब बड़े चल रहा है, ठीक है।
अब यहां पे मुझे बताओ कि कितनी हाइट तक जाएगा, वो हमारा सवाल है, ठीक है। तो फाइनली जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, अगर मैं इस लेंथ को L मान लूं, ठीक है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेंथ L तक गया है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, L का sin थीटा आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम लेंथ L गया है, तो क्या वहां पहुंचते ही इसकी वीडैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, वीडैश भी 0 हो जाएगा और ओमेगा डैश भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप लॉस इक्वल्स टू गेन के टर्म में बात करोगे, तो पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लॉस इक्वल्स टू गेन के टर्म में बात कर लेते हैं। कौन सा है, फर्स्ट पार्ट जो है लॉस इक्वल्स टू गेन, और पार्टिकल की पूरी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो पार्टिकल के पास इनिशियल थी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई क्या है, डिस्क है, तो हाफ mr² इंटू v/r का स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एनर्जी कैसे चली जाएगी, ये पूरी की पूरी एनर्जी चली जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन काउंट करना है क्या, नहीं काउंट करना, क्योंकि यहां पे पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन ने कोई वर्क डन किया ही नहीं होगा। इक्वल टू mgh, h ये वो हाइट है जहां पार्टिकल जाएगा, ठीक है। इस L को मानने की जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो यहां से r² से r² कैंसिल, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस 1/4 3/4 mv0², इसकी वैल्यू mgh। तो यहां से m से m कैंसिल, h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3v0² डिवाइड बाय 4g। ये आपका मैक्सिमम हाइट आएगी अगर पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो। अब नेक्स्ट केस क्या था, नेक्स्ट केस ये था कि फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेस पे पार्टिकल ऊपर जाता तो क्या होता। तो देखो, अगर पार्टिकल स्मूथ सरफेस पे ऊपर जाता, ठीक है, तो शायद आप ये चीज समझ पा रहे हो कि अब पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि v डैश कम हो गया है लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट है। सही बोला क्या मैंने, बिल्कुल सही बोला है। क्यों ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा को चेंज करने के लिए टॉर्क आना चाहिए, और अगर आप देखोगे तो mg sin थीटा, mg cos थीटा और n का टॉर्क तो 0 है, और टॉर्क आएगा किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ सकता है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क आता, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो टॉर्क आएगा ही नहीं, और अगर टॉर्क नहीं आएगा तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करते ऊपर नहीं जाएगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा और अपने ये जो v डैश है, जो इसकी रोटेशन ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, वो कम होती हुई ऊपर जाएगा, और ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी लॉस होगा वो किस में लॉस होगा, सिर्फ लॉस इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में होगा। पार्टिकल ऊपर भी जाएगा तो ऊपर भी घूम रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी, ओमेगा तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला लॉस 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अगर आप सेकंड पार्ट की बात करोगे तो लॉस इक्वल्स टू गेन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है, हाफ mv0², और ये पूरा का पूरा लॉस mg में चला जाना चाहिए। तो यहां से m से m कैंसिल, जो h की वैल्यू आ गई है वो आ गई है v0² डिवाइड बाय 2g। समझ में आया। और पार्टिकल के पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा अभी भी ओमेगा नॉट है, जो कि इनिशियल था v0/r, वो अभी भी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट में क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस रिंग के अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन की मैं बात करूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास हमारा इस रेडियस में मूव कर रहा है, और ये जो इफेक्टिव रेडियस है ये शायद आपको समझ में आ रही होगी, ये है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस इफेक्टिव रेडियस, जिसको मैं r डैश नाम दे देता हूं, ये इसमें मूव कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। और पॉइंट P पे पहुंचेगा तो कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी v डैश, कुछ v डैश वेलोसिटी होगी, और कुछ ओमेगा भी होगा, बिल्कुल होगा ओमेगा। ओमेगा क्यों होगा, क्योंकि म्यू इनफ है फॉर रोलिंग, तो ओमेगा भी चेंज हो रहा होगा, कुछ ओमेगा डैश हो जाएगा। अब पार्टिकल पॉइंट P तक गया है, तो हुआ क्या है, पार्टिकल ऊपर गया है तो इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, और वो एनर्जी कहां चली गई, फ्रिक्शन के पास तो गई नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो वर्क डन 0 कर रहा है। किसके पास गई वो एनर्जी, पोटेंशियल की फॉर्म में चली गई, ठीक है। तो पोटेंशियल की फॉर्म में चली गई तो पार्टिकल कितना हाइट ऊपर गया वो मुझे देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां पे है। तो अभी भी मैं बात करूं तो ये इफेक्टिव रेडियस है, r डैश है हमारी, ये इफेक्टिव रेडियस कितनी हो जाएगी, r डैश हो जाएगी। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा r डैश का
cos 60 बोले तो r डैश बाई 2। तो पार्टिकल कितना ऊपर गया है, पार्टिकल जो ऊपर गया है अगर मैं हाइट h की बात करूं तो वो है r डैश बाई 2। ये समझ में आया? इस पूरी में से r डैश में से r डैश बाई 2 माइनस कर दिया तो r डैश बाई 2 हाइट ऊपर गया है। फिर से खेल लेते हैं लॉस इज इक्वल टू गेन। तो यहां लॉस इज इक्वल टू गेन खेलेंगे तो या लॉस इज इक्वल टू गेन खेल लो, या आपकी इच्छा है आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात कर लो। ठीक है, मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा मेरे को, लॉस इज इक्वल टू गेन नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, और इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 रेफरेंस पॉइंट पे है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इधर लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा, 0 प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है, आई है हमारा रिंग है तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू ओमेगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फाइनल पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है mgh, प्लस पार्टिकल के पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v डैश बाय आर का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इस चीज में? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया, एम वी नॉट स्क्वायर। और इस तरफ देखोगे तो ये लिखा हुआ है एम जी, एच कितना है, ये है हमारा आर डैश बाई 2। ठीक है, और इस तरफ देखोगे तो यहां भी कितना हो जाएगा, यहां भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस एम वी डैश स्क्वायर, एम 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 कैंसिल हो गया, ये वी डैश वी नॉट की वैल्यू नहीं गिवन होगी, जो भी वी नॉट की वैल्यू है, तो वी डैश स्क्वायर जो आपका आ गया है वो आ गया है वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डैश बाई 2। बोले तो वी डैश जो है वो आ जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डिवाइड बाई 2 इसकी पावर 1/2। ठीक है, अजीब सा आंसर आया है लेकिन यही होगा। अब वी नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, अगर मान लो वी नॉट की वैल्यू √2gr दी हुई है, √4gr दी हुई है, तो उस हिसाब से हम पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं अगर सहूलियत के लिए मान लूं वी नॉट की वैल्यू, तो कोई दिक्कत है क्या? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, उसके बाद अब बोला गया नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी, तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी है, तो क्यों ना मैं पॉइंट पी पे इसका एफबीडी बना लूं, और इसका एफबीडी बनाओ पॉइंट पी पे, क्या हो रहा है देखो। तो ये था हमारा पार्टिकल, ठीक है, ये थी इसकी इफेक्टिव रेडियस, और ये हमारा पार्टिकल है इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे अगर आप बात करोगे तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, तो यहां पे एक तो लग रहा है mg, और mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा mg का cos 60, ये आ जाएगा mg का sin 60, और एक लगेगा इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल, और पार्टिकल अभी भी कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर आपको यह नॉर्मलाइजेशन लगानी है तो आप कंडीशन लगाओगे सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल, बोले तो एम वी डैश स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर लगाओगे, है कि नहीं। और इस इंस्टेंट पे कितना है एम सेंट्रीपिटल, तो वो है एन माइनस एम जी कॉस 60, इसकी वैल्यू एम वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डैश बाई 2, तो ये है आपका, और ये आर डैश ये डिवाइड में। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डैश बाय 2 डिवाइड बाय आर डैश। तो फाइनली जो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया है वो है mg बाय 2 प्लस m बाय आर डैश ट्वाइस ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डैश डिवाइड बाय 2। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है एट पॉइंट पी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, पार्टिकल आएगा और हम क्या करें इन दो पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट को अगर मैं Q बोल दूं और इस पॉइंट को हमने P बोला ही है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो फिर से। तो क्या करोगे, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट कहां मानना है तुम्हारी इच्छा है, तो मैं मान लेता हूं कि रेफरेंस पॉइंट यहां पे है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यहां पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी mg इंटू 7r होगी।
क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे माना है, ये चीज समझ में आती है। रेफरेंस पॉइंट अगर ग्राउंड पे मानोगे तो mg इंटू 8r हो जाएगी। चलो सहूलियत के लिए मैं ग्राउंड पे ही मान लेता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है कहाँ मानना चाहो, तो मैंने सहूलियत के लिए रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे मान लिया है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी पार्टिकल के पास, mg इंटू 8r प्लस कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या, नहीं। फाइनली जब पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंचेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या, बिल्कुल है mgr। काइनेटिक एनर्जी है क्या, बिल्कुल होगी। तो हाफ m जो भी वेलोसिटी है, इसको मैं क्या नाम दे दूं, v डैश नाम दे दूं, तो v डैश का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो 2y5 mr स्क्वायर इंटू v डैश बाय r का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है mg इंटू 7r। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है कितना आ जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/5, ये आ जाएगा 7/10। तो 7/10 m v डैश स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, m से m कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया है √10gr। ये आपकी v डैश की वैल्यू है इस पॉइंट पे। और अगर आप बात करोगे किसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि ये बताओ इस पॉइंट पे कितना हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओगे इस पॉइंट पे तो शायद आपको ये चीज देख के समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि ये लगेगा नॉर्मलाइजेशन अंदर की तरफ और ये लगेगा mg। ठीक है, तो सिग्मा एफ आर दिस शुड बी इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r होना चाहिए, f सेंट्रीपिटल। तो सिग्मा एफ आर क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है, इक्वल टू m v स्क्वायर कितना हो जाएगा 10gr डिवाइड बाय r, r से r कैंसिल, तो यहां से n नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू आ गई 10 mg। समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये जो हमने पढ़ा रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन या फिर इस टाइप का मोशन सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ये कहानी, क्योंकि ये कहानी हम काफी टाइम सुनते हुए आ रहे हैं। तो चलो आज की कहानी फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।